बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, 19 सितंबर 2020 को मैंने अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमपीटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था। उसके ठीक एक हफ्ते बाद यानी कि 27 सितंबर 2020 को मेरा मास्टर्स का जो रिजल्ट था एंट्रेंस का वो आया। जब मैंने रिजल्ट चेक किया तो मैंने देखा कि मेरी जो रैंक थी वो रैंक 3 थी फ्रॉम जनरल कैटेगरी। उसके बाद मेरा सिलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में हो गया, जहां से मैंने अपनी एनपीटी न्यूरोलॉजी खत्म करी। तो अब बच्चों, क्वेश्चन ये आता है कि जो मैंने मास्टर्स का एंट्रेंस एग्जाम था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे क्लियर कर लिया, और मैंने ऐसा क्या किया जो आप लोग भी कर सकते हो, जिससे आप भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एमपीटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है, भले ही वो किसी भी कॉलेज का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, आप भी एक ही अटेम्प्ट में यानी कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्लियर कर सकते हो। तो बच्चों, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो पर्सनली मैंने खुद करी थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा जो रैंक था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गया था, और मुझे अपनी ड्रीम स्ट्रीम जो थी यानी कि न्यूरोलॉजी वो मिल गई थी इन एमपीटी। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, तो शुरू से लेके आखिर तक इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट और जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके दिमाग में ना एक गोल होना चाहिए। आपका बिल्कुल क्लियर कट विजन होना चाहिए कि मुझे एक तो पहली बात मास्टर्स करनी है, और मुझे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाके अपनी मास्टर्स जो है वो करनी है इन फिजियोथेरेपी। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है ना कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में फॉर्म भरते हो। जैसे कि आपने आईपी में भरा, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भरा, आपने नेतार का फॉर्म भरा, ठीक है, जामिया का फॉर्म भरा, तो आप ये बहुत सारे फॉर्म भरते हो। बट कहीं ना कहीं आपको ये होता है कि काश यार ये वाला कॉलेज मुझे मिल जाए, मेरे को ना इस कॉलेज में जाना है। ठीक है, तो आपका ड्रीम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे इस कॉलेज में जाना है, तो मुझे अब उस कॉलेज में जाने के लिए, वो कॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहां पे मुझे जाके पढ़ना है, तो मुझे उसके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाना है। तो आपका एक गोल सेट हो जाएगा दिमाग के अंदर कि हाँ मुझे उस कॉलेज में जाना है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं बच्चों, तो मुझे ना एक कीड़ा बैठ गया था दिमाग में कि मुझे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपनी ये जो मास्टर्स है ये करनी है। अब उसके भले ही चाहे कुछ भी हो, तो मैंने फॉर्म ही, जो एंट्रेंस का फॉर्म था वो मैंने सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही भरा। मैंने कहीं और का फॉर्म ही नहीं भरा, मतलब मेरे पास कोई प्लान बी था ही नहीं। मैंने सिर्फ यही फॉर्म भरा और लकीली मेरा वहां पे एडमिशन हो गया और मेरी अच्छी रैंक आ गई और मैंने वहां से अपनी मास्टर्स कर ली थी। तो बच्चों, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपके दिमाग में भी ना एक गोल होना चाहिए जिसके लिए आप पूरे तरीके से डेडिकेटेड हो। क्योंकि अगर आप उसको ध्यान में रखते हुए अपना काम करोगे, अपनी पढ़ाई करोगे ना सोच सोच के, तो आप कई बार डिमोटिवेट भी हो रहे होगे ना, तो वो आपको एक होप देगा कि नहीं उठ भाई, काम करना है, तुझे इस कॉलेज के अंदर आना है। ठीक है, तो इसलिए आपका एक गोल होना बहुत जरूरी है। अब मैंने जैसे कॉलेज का गोल रखा था, यहाँ पे आप कुछ भी कि मुझे अपनी फैमिली को प्राउड करवाना है, जो भी आप एक्स वाई जेड अपने हिसाब से अपना गोल सेट कर सकते हो। मेरे को था कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके अपनी मास्टर्स करनी है, तो मेरे लिए वो एक गोल था और जो मुझे अचीव करना था। अब बच्चों, सेकंड पॉइंट जो इसका आता है कि स्टडी मटेरियल। अब देखो, 4 साल जो हमने बैचलर्स में पढ़ाई करी है और जो यहाँ पे हम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो ये दोनों चीजें बहुत अलग अलग हो जाती हैं। क्योंकि क्या होता है ना, बैचलर्स में हमारे पास थ्योरी रहती है, तो हम जाते हैं, हमें वहां पे अपनी आंसर राइटिंग करनी होती है। ठीक है, एमपीटी के एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास आते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, तो हमें टिक मार्क करना होता है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम टिक मार्क कर रहे हैं। कई पेपर के अंदर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना होता है। अब हम स्टडी मटेरियल कहाँ से इकट्ठा करें? तो देखो बच्चों, बैचलर्स में क्या होता है ना कि हम एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी बुक्स को रेफर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे न्यूरोलॉजी है तो हमने ग्लैडी भी पढ़ ली, कैश भी पढ़ ली, सुलेवन भी पढ़ ली, एक्स वाई जी बहुत सारी बुक्स पढ़ ली उस सब्जेक्ट के ऊपर। बट मैंने पर्सनली क्या किया था कि जब मैं एमपीटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तो मैंने पर सब्जेक्ट मिनिमम 1 बुक और मैक्सिमम 2 बुक, यानी कि सिर्फ 1 से 2 किताबें ही रखी, जहां पे मुझे लगा कि हाँ भाई यहाँ पे एक दूसरी किताब भी चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए, वहां पे मैंने दूसरी किताब भी रखी। वरना सिर्फ एक ही बुक से मैंने अपनी उस बुक को बिल्कुल ऐसा मतलब भगवान मान लिया कि इस सब्जेक्ट के लिए मुझे सिर्फ यही बुक पढ़नी है। ठीक है, तो मैं बच्चों आपको भी यही सलाह दूंगी कि देखो, एक सब्जेक्ट को 10 बुक से पढ़ने से अच्छा है एक सब्जेक्ट को एक ही बुक से 10 बार पढ़ लो। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि 10 जगह हाथ पैर मारोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक ही चीज को पकड़ो, एक ही बुक को पकड़ो, उसी को अच्छे से पकड़ो और उसी के बूते पे आगे बढ़ते।
तो अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने न्यूरो के लिए जैसे सिर्फ सुलेवन रेफर करी थी। दूसरा एक्सरसाइज थेरेपी के लिए मुझे लगा कि दीना गार्डनर और किस्नर ये दोनों ही बुक्स मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, तो मैंने उन दोनों को ही बिल्कुल अच्छे से पढ़ा। एनाटॉमी के लिए मुझे लगा कि बीडी चौरसिया है वो सेल्फ सफिशिएंट है, तो मैंने बीडी चौरसिया से ही पूरी अपनी एनाटॉमी की पढ़ाई करी। तो बच्चों ऐसे ही मैंने हर सब्जेक्ट की एक या दो बुक अपने पास इकट्ठा करके रख ली थी। राइट, अब नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप, जो कि है कि हम शुरुआत कहाँ से करें पढ़ने की। तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं ना, वो यही इसी जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है इतने बड़े सर्कल के अंदर। ठीक है, तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं बच्चों, तो मैंने ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। तो इसमें पहला पॉइंट है कि स्टार्ट फ्रॉम योर बेसिक्स। ठीक है, अगर आपको बेसिक्स की नॉलेज होगी तो धीरे धीरे आप आगे भी बढ़ जाओगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने जब एमपीटी एंट्रेंस के लिए पढ़ना शुरू किया, तो मैंने जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं मेरे, जो मैंने शुरू से पढ़ाई जब करी थी, जब शुरू हुई थी, तो वो वाले सब्जेक्ट्स मैंने पहले उठाए और फिर मैं ग्रेजुअली जो फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट्स हैं वहां तक आई। जैसे पहले मैंने एनाटॉमी पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने पैथोलॉजी, फिर उसके बाद मैंने क्लिनिकल ऑर्थो, क्लिनिकल न्यूरो, फिर उनका पीटी मैनेजमेंट वाला पार्ट पढ़ा था। तो ऐसे मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस करती गई थी। तो ये तो हुआ बच्चों, आपको बेसिक से शुरू करना है और फिर एडवांस तक जाना है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी वो ये है कि आप ना चीजों को कोरिलेट करके पढ़ो, क्योंकि देखो सारी चीजें हैं तो हम ह्यूमन बॉडी की ही पढ़ रहे हैं ना, तो आपस में कोरिलेटेड तो ये है ही। तो आपको ना इनके बीच में कोरिलेशन बैठाना आना चाहिए। मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं कैसे करती थी। कि जैसे एनाटॉमी के अंदर मैंने ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन पढ़ा, तो यानी कि मैंने सर्कल ऑफ विलिस पढ़ा। अब मेरे पास आया न्यूरो का टॉपिक, उसके अंदर मैंने उठाया स्ट्रोक। ठीक है, अब मुझे स्ट्रोक पढ़ना है। तो एनाटॉमी के अंदर ऑब्वियसली मैंने पढ़ रखा है कि कौन सी ब्रांच कौन से एरिया ऑफ ब्रेन को सप्लाई कर रही है, और वो एरिया ऑफ ब्रेन जो है वो कौन से बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। तो अब जब मैंने स्ट्रोक की बुक उठाई और मैं स्ट्रोक पढ़ने लगी हूँ, तो अगर मुझे मान लो स्ट्रोक में ये बताया जा रहा है कि अगर एमसीए जो आर्टरी है वो अगर उस पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या होगा, तो मैं एनाटॉमी की नॉलेज से कोरिलेट कर सकती हूँ कि भाई जो एमसीए थी वो इस ब्रेन के पार्ट को सप्लाई कर रही थी, और जो ये वाला ब्रेन का पार्ट था ना वो इस बॉडी स्ट्रक्चर को सप्लाई कर रहा था। तो मेरा क्या है, अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो ये चीज जाएंगी। तो मैंने एनाटॉमी की नॉलेज यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई करी है। तो आप ना ऐसे कोरिलेशंस बैठा के पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इनडायरेक्ट घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आपको नहीं पता ना एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है आपसे, तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो जब आप इस तरीके से रिलेशंस बैठा के पढ़ोगे ना चीजों के बीच में, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन को भी कोरिलेट करना क्लिनिकल सेंस में। तो इसलिए मेरे ये दो पॉइंट्स थे कि एक तो हमें बेसिक से शुरू करना है, प्लस चीजों को कोरिलेट करते हुए पढ़ते चलना है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब देखो ये बात तो किसी से छुपी है नहीं कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना आपके लिए कितना जरूरी है। अब ऑब्वियसली पेपर अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में आ रहा है और आप अगर थ्योरी राइटिंग के पेपर की तरीके से तैयारी करोगे तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू जरूर 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 प्रैक्टिस करना है। मान लो आपने तैयारी कर रखी है इतने लेवल की, एमसीक्यू में या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ तक, तो आपका जो ये इतना गैप आ रहा है ना आपको ये कवर करना है, यानी कि आपको अभी इतना पढ़ना है कि आप इस लेवल तक आ जाओ। ठीक है, तो एमसीक्यू करने से ना आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, या फिर आपने कहाँ बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, इतना नहीं पढ़ना था उस टॉपिक को। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अगर कभी भी अपना एनालिसिस करना हो तो आप एमसीक्यू उठाओ और वो पढ़ो। बच्चों मार्केट में ना बहुत सारी बुक्स आ गई हैं फॉर एमसीक्यू एमपीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मैंने जो पर्सनली बुक यूज करी थी वो है ये पीपी मोहंती सर की एमसीक्यू। तो इन्होंने क्या कर रखा है, सब्जेक्ट वाइज ना एमसीक्यू डिवाइड कर रखे हैं, तो आप हर जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है उस सब्जेक्ट का आप खोल के। मैं क्या करती थी, अगर मान लो मैंने न्यूरो पढ़ी है तो मैं इनका न्यूरो वाला खोलती थी, और उसमें अगर मान लो मैंने स्ट्रोक पढ़ा है तो मैं उसमें स्ट्रोक के जितने भी क्वेश्चन थे ना उन सबको कर करके देखती थी, और फिर अपने आंसर्स चेक करती थी जैसे हर कोई करता है, कितने सही है कितने गलत है। और वहां पे ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते थे जो मैंने नहीं पढ़े होते थे, तो वहां पे मैं उनका आंसर देखती थी, तो मुझे वो चीज भी मेरे पास एक नया पॉइंट हो जाता था कि हाँ एक ये चीज है, ये भी तू याद कर ले। तो इस तरीके से ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं।
So coming to the last point is make a routine. तो देखो, जिस दिन हमारी इंटर्नशिप खत्म हो रही होती है और जिस दिन हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, तो इसके बीच में थोड़ा बहुत टाइम पीरियड हमें मिलता है कुछ मंथ्स का। ठीक है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, ठीक है ना, आपका कॉलेज होता है ना, आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको कुछ नहीं करना। आपको डेडिकेटेडली इस टाइम अपने एमपीटी एंट्रेंस एग्जाम की बिल्कुल से तैयारी करनी होती है। तो मेरा क्या रूटीन था कि मुझे ये था कि मुझे रोज के कम से कम 11 to 12 आवर्स तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। कई बार वो ज़्यादा भी हो जाता था, डिपेंडिंग कि मेरे को कौन-कौन से टॉपिक्स उस दिन कवर करने हैं। ठीक है? तो मैं इस रूटीन पे बिल्कुल रिजिड थी बच्चों, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये करना है तो करना है। मुझे दिन के अगर 10 से 12 घंटे निकालने हैं, तो मुझे निकालने हैं। तो मैं यही कहूँगी आपको कि अगर आप लग के भी दिन के 10 से 12 घंटे अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो ना, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा, और वो भी बहुत अच्छी रैंक के साथ। अगर आप मेरा रूटीन जानना चाहते हो कि मैं कैसे 10 घंटे दिन में पढ़ाई करती थी, कैसे कैसे मैं अपने सब्जेक्ट डिवाइड करके रख रखे थे मैंने, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना। मैं वो वीडियो ज़रूर से बना के आपको बताऊंगी कि कैसा मेरा दिन दिखता था एक आइडियल डे जब मैं एमपीटी एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का सिर्फ यही पॉइंट है कि आप ना अपना एक रूटीन बनाओ कि मुझे ये काम करने हैं आज, ये टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं। तो आई होप बच्चों, मैंने जो आपको ये पॉइंट्स बताए हैं इनसे आपको बहुत मदद मिलेगी आपके एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपको मेरी बताई हुई चीज़ें समझ आई हो, इनमें कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।